अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हमारी केमिस्ट्री के बारे में है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगी कि आपने एमडी कैट के लिए और एफएससी के लिए केमिस्ट्री को किस तरह से प्रिपेयर करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं और कौन सी टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। इस बारे में कंप्लीट गाइडेंस आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। मैं आपके साथ कुछ पिक्चर्स अपने नोट्स से शेयर करूंगी जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने नोट्स कैसे बनाने हैं। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। एफएससी की केमिस्ट्री बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री आपकी बेसिकली फर्स्ट ईयर की बुक कवर कर रही होती है एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी सेकंड ईयर की बुक में कवर होती है। इस वीडियो में हम बेसिकली ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। एमडी कैट के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस थोड़े से कंफ्यूजिंग ज़रूर होते हैं लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। हमारे केमिस्ट्री के सर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हमेशा कहा करते थे, वेयर देर इज़ एन एक्सेप्शन देर इज़ एन MCQ। सो आपने इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है। एंड ऑल्सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आपके 54 MCQs में से ऑलमोस्ट 60% MCQs ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आ रहे होते हैं, इसलिए आपकी ग्रिप स्ट्रांग होनी चाहिए। सो सबसे पहले मैं आपको नॉमेनक्लेचर के बारे में बताती हूँ। ये वो पॉइंट है जिसमें से हमेशा MCQs आते हैं। नॉमेनक्लेचर के ऑलमोस्ट 2 MCQs कन्फर्म होते हैं एमडी कैट में, और अगर एफएससी के लिहाज से देखा जाए तो उसमें तो नॉमेनक्लेचर का 9 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन। इफ़ यू आर अ फ्रेशर तो मैं आपसे कहूँगी आप अभी से ही नॉमेनक्लेचर पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप बिल्ड करें। एफएससी में वैसे ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स नॉमेनक्लेचर को चॉइस पे ही छोड़ते हैं, लेकिन फिर एमडी कैट में तो जाके करना पड़ता है बिकॉज एमडी कैट में यू नो कि कोई भी चॉइस नहीं होती MCQs में। सो आप एफएससी में इसको चॉइस पे ना छोड़ें, आपको ये एफएससी में भी हेल्प आउट करेगा और एमडी कैट में तो डेफिनेटली करेगा ही। MCQs नॉमेनक्लेचर में से इस तरह के आते हैं कि आपको एग्जामिनर कॉमन नेम दे के उस कंपाउंड का IUPAC नेम पूछ सकता है, या आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला दे के उसका IUPAC नेम पूछ सकता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपसे कॉमन नेम्स भी पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस MCQ को देखें, ये KMU MD कैट 2023 का क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने पूछा है कि इन द IUPAC सिस्टम कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज। सो इस क्वेश्चन में उन्होंने किसी भी कंपाउंड का IUPAC या कॉमन नेम पूछने की बजाय पूरी एक क्लास का ही IUPAC नेम पूछ लिया। सो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल MCQ था। सो वी नो डैट कार्बोक्सिलिक एसिड को IUPAC में अल्कानोइक एसिड कहते हैं। अब ऑप्शंस आप देखें, उन्होंने ऑप्शन बी में अल्कानोइक एसिड दिया है एंड ऑप्शन सी में अल्कीनोइक एसिड दिया है। अब जिस स्टूडेंट ने इसको गौर से ऑप्शंस को नहीं पढ़ा होगा वो ए और ई में कंफ्यूज होकर सी को भी मार्क कर सकता है। इसीलिए आई ऑलवेज से कि आप ऑप्शंस को भी गौर से पढ़ें और स्टेटमेंट को भी। ये MCQ तो काफ़ी सिंपल था लेकिन इसके ऑप्शंस आप देखें कि काफ़ी ट्रिकी हैं क्योंकि एक दूसरे के साथ वो मैच कर रहे हैं। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ रिएक्शंस। ओके, रिएक्शंस में अब आपने क्या करना है कि आपने जनरल रिएक्शन को याद करना है। बुक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अगर अल्केन का रिएक्शन है तो वो मीथेन के साथ गिवन होगा, अल्कीन का रिएक्शन है तो वो इथीन के साथ गिवन होगा। लेकिन आपने कभी भी किसी कंपाउंड का नाम याद करके या फिर नंबर ऑफ कार्बन्स को याद करके रिएक्शन को याद नहीं करना। आपने उसके मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है और इस तरह से याद करना है कि अगर आप अल्कीन की हाइड्रोजनेशन करवाएं, लाइक अल्कीन में आप हाइड्रोजन ऐड करें तो आपके पास अल्केन बन जाएगा। सिमिलरली अल्काइन में हाइड्रोजन ऐड करें तो आपके पास अल्कीन बन जाएगा। किसी भी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करें तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। आपने इस तरीके से रिएक्शन को याद करना है। इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसमें कितने कार्बन हैं, लाइक आप फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं या आप एसिडल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। आपने सिर्फ जनरल रिएक्शन को याद करना है और फिर अगर आपको नॉमेनक्लेचर अच्छे से आता होगा तो कार्बन नंबर से आप कंपाउंड का नेम खुद ही गेस कर लेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यू विल सी के रिएक्शंस रिपीट हो रहे होते हैं। जनरल रिएक्शन आपको आना चाहिए, रिएक्शन सेम होता है, सिर्फ वो कंपाउंड को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक चैप्टर में उन्होंने फॉर्मल्डिहाइड के साथ कोई रिएक्शन करवाया हुआ है तो नेक्स्ट चैप्टर में वो सेम रिएक्शन एसिटल्डिहाइड के साथ करवा देंगे। इसलिए आपने रिएक्शंस को लिंक करके पढ़ना है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो अल्केन्स की जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास अल्कोहल्स बन रहे होते हैं। अल्कोहल्स अगर प्राइमरी होंगे तो उनकी ऑक्सीडेशन से हमारे पास एल्डिहाइड आएगा। सिमिलरली अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कीटोन्स बनेंगे, और एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन रहे होते हैं। अब ये ऑक्सीडेशन आपको
अल्केन्स के टॉपिक में भी मिलेगी। जब आप अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी ये रिएक्शन गिवन होगा। फिर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के चैप्टर में भी ये गिवन है और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये गिवन है। इसलिए आपको चैप्टर्स में तो डिफरेंट करके उन्होंने रिएक्शंस बताए होते हैं, लेकिन आपने इस तरह के चार्ट्स खुद बनाने हैं अपने लिए। बुक में ये गिवन नहीं है। अगर आप इस तरह से एक एक रिएक्शन को रट्टा लगाने बैठ जाएंगे तो फिर आप डेफिनेटली कहेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, फ्लो चार्ट्स बना के जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा कुछ भी ईजी नहीं लगेगा। मैं हमेशा इसी तरह के चार्ट्स बना के उसको समराइज़ करती थी एंड देन आई यूज टू मेमोराइज। अब अगर हम MCQs के बारे में बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से जनरल रिएक्शन के बारे में ही वो MCQs पूछ रहे होते हैं। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ मैं आपको बताती हूँ। एल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ डैश अल्कोहल। इस तरह के MCQs हमेशा पूछे जाते हैं। सो यू नो कि इसका करेक्ट ऑप्शन इज प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल से हमारे पास कीटोन बन रहे होते हैं और टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकती। और ये टर्शरी अल्कोहल के बारे में भी हमेशा MCQ आता है। इसके बारे में भी मैं आपको एक MCQ बता देती हूँ। ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, बिकॉज टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन करता ही नहीं है। सो ये मैंने आपको सैम्पल MCQs बता दिए हैं, आपने इसी तरह से ही अपनी प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट थिंग इज डैट कि आप रिएक्शन के नाम से रिएक्शन को याद करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइड्रोजिनेशन की बात हो रही है तो हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि नाम से जाहिर है। सिमिलरली अगर हेलोजिनेशन की बात की जाए सो इट मीन्स एडिशन ऑफ हेलोजन। इसी तरह अगर आपसे वो हाइड्रेशन के बारे में बात करें सो यू नो कि हाइड्रेशन इज द एडिशन ऑफ वाटर। और फिर अगर हेलो हाइड्रेशन की बात की जाए सो हेलो हाइड्रेशन के नाम से जाहिर हो रहा है, हेलो मीन्स हेलोजन एंड हाइड्रेशन मीन वाटर, सो इट इज़ द एडिशन ऑफ हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एंड हेलो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हेलो हाइड्रेंस। सेम इसी तरीके से आपने रिएक्शंस को याद करना है और उसके प्रोडक्ट का नाम आपको मस्ट आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एपॉक्सीडेशन का मैं आपको बताऊं सो अल्कीन्स की एपॉक्सीडेशन जब की जाए तो उसके नतीजे में हमारे पास एपॉक्साइड्स बनते हैं। अब एपॉक्साइड्स के मल्टीपल नेम्स हैं, आपने सिर्फ ये याद नहीं रखना कि अल्कीन्स की एपॉक्सीडेशन से एपॉक्साइड्स बनेंगे, बल्कि आपको एपॉक्साइड्स के दूसरे नाम भी आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको MCQ में इस तरह से भी हो सकता है कि वो एपॉक्साइड्स का ऑप्शन ना दें। और ये FSC की बोर्ड एग्जाम में हमारा एक MCQ आया था, डेट एपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स विल प्रोड्यूस डैश। ऑप्शंस में ऑक्सीडेन का वर्ड यूज़ हुआ था, लेकिन एपॉक्साइड्स या साइक्लिक ईथर्स का वर्ड यूज़ नहीं था। अब जिन स्टूडेंट्स ने ये याद किया हुआ था कि अल्कीन्स की एपॉक्सीडेशन से एपॉक्साइड्स बनते हैं, वो कह रहे थे कि इसका करेक्ट ऑप्शन ही गिवन नहीं है, ये MCQ रॉन्ग है, जबकि MCQ रॉन्ग नहीं था और उसका करेक्ट ऑप्शन भी गिवन था। सो आपको बताने का मकसद ये है कि आपकी बुक में एक प्रोडक्ट के जितने भी नेम्स गिवन हैं आपको वो सारे नेम्स आने चाहिए। सेकेंडली आपने कैटलिस्ट को भी याद रखना है कि कौन से रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि जो कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में यूज़ हो रहा है या डाइल्यूट फॉर्म में यूज़ हो रहा है, और उसका टेम्परेचर भी आपको याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को देखते हैं, देन 180 डिग्री सेल्सियस पे सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेशन करवाता है एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स। सिमिलरली 100 डिग्री सेल्सियस पे सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रेशन करवाता है एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स। 140 डिग्री सेल्सियस पे सल्फ्यूरिक एसिड ईथर प्रोड्यूस करता है। सो आपको इस तरह से याद होना चाहिए कि कौन से टेम्परेचर पे सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा रिएक्शन कर। नेक्स्ट आपको हर क्लास का जनरल फार्मूला ज़रूर आना चाहिए। जनरल फार्मूला के बारे में भी एक MCQ मस्ट आता है। फॉर एग्जांपल अब हमारे नम्स के पेपर में एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फार्मूला पूछा था। स्टूडेंट्स को प्रोडक्ट्स तो कुछ हद तक याद होते ही हैं कि किस रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन बाय प्रोडक्ट्स को वो हमेशा इग्नोर कर देते हैं। और याद रखिएगा, जिस चीज़ को आप इग्नोर करते हैं या जो चीज़ आप समझते हैं कि ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आएगा, उसी में से ही MCQ बन के आता है। सो यहाँ पे मैंने आपके लिए ये पिक्चर ऐड की है। आई थिंक ये रिएक्शंस हमारी बुक में अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में गिवन है और अल्कोहल्स वाले चैप्टर में भी गिवन है। सो यू कैन सी कि अल्कोहल को जब आप डिफरेंट रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट हर रिएक्शन में आपके पास अल्काइल हैलाइड ही आ रहा है, लेकिन बाय प्रोडक्ट डिफरेंट है। सो आपने बाय प्रोडक्ट्स को भी इग्नोर नहीं करना और उसको अच्छे से याद करना। नेक्स्ट जिस चीज़ में से मोस्टली MCQs पूछे जाते हैं, डैट इज़ द करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस। ये पिक्चर मैंने अपने नोट से ऐड की है। आपने भी इसी तरह की कोई चार्ट बना लेना है अपने पास। इसी तरह ही आपने हर क्लास का करेक्टरिस्टिक रिएक्शन लिख लेना है। मोस्ट रिपीटेड MCQ अगर मैं आपको बताऊं तो वो बेंजीन के बारे में होता है। मोस्टली पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन। सो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी देता है, लेकिन जब आपसे करेक्टरिस्टिक रिएक्शन के बारे में पूछा जाएगा तो आप हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही चूज़ करेंगे।
यहाँ पे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिस्कशन कंप्लीट हो गई है। इस टॉपिक पे मैंने आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड कर दी है और हर टॉपिक के साथ MCQ बताने का मकसद यही था कि आपको आइडिया हो जाए कि किस किस्म के MCQs पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। KPK बोर्ड की सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की बुक में फर्स्ट 2 चैप्टर्स आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। That is SNP block elements and DNF block elements. MDCAT में इन दोनों चैप्टर्स का बहुत थोड़ा सा पोर्शन इंक्लूडेड है। इन दोनों चैप्टर्स की परसेंटेज MDCAT में ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, लेकिन इन चैप्टर्स के जो 2-3 टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं उसमें से MCQs मस्ट आते हैं, सो आपने इसको इग्नोर नहीं करना। SNP ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके पास 3 ग्रुप्स इंक्लूडेड हैं आई थिंक एंड 2 पीरियड्स, और इसके साथ आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस एक्सेट्रा। अब इन प्रॉपर्टीज़ में हमेशा ट्रेंड्स पे MCQs पूछे जाते हैं। लाइक आपसे पूछा जा सकता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, सिमिलरली अलॉन्ग द पीरियड उसका क्या ट्रेंड है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पास पीरियड्स और ग्रुप्स में कुछ एक्सेप्शंस आ रही होती हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास कोई इस टॉपिक में से MCQ आए और एक्सेप्शंस के बारे में ना पूछा जाए। सो अगेन आपने याद रखना है, वेयर देयर इज़ एन एक्सेप्शन देयर इज़ एन MCQ। KP के टेक्स्ट बुक में ग्राफिकली ट्रेंड्स को रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ, लेकिन आपने थ्रू ग्राफ भी उसको समझना है। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्लेम कलर्स में से भी हमेशा MCQs आते हैं, सो आपको एटलीस्ट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के फ्लेम कलर्स पता होने चाहिए। अगेन आप एग्जांपल के लिए ये MCQ देखें। ये क्वेश्चन KMU MDCAT के ओरिजिनल पेपर में से है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपसे फ्लेम कलर का करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा है। सो करेक्ट ऑप्शन आप तभी गेस कर सकेंगे जब आपको इन सब एलिमेंट्स के एक्चुअल फ्लेम कलर्स पता होंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स बनाते हैं या नहीं बनाते, बट एटलीस्ट आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इन दोनों चैप्टर्स के नोट्स जरूर बनाएं। वेल, आई हैव कैप्चर्ड दिस अटैच्ड पिक्चर फ्रॉम माय ओन नोट्स, सो यू कैन सी आई हैव रिटन अबाउट ऑल द प्रॉपर्टीज इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, देयर ट्रेंड्स अलोंग द ग्रुप्स एंड पीरियड्स, responsible factors for the trends, and graphical representation of each property along with the exceptions. Well, from these pictures you can get a general idea of taking down the notes. And with this, our video comes to an end. I hope this video will sort your confusion regarding organic chemistry. If it was helpful for you, then please subscribe my channel and like the video. Well, it was all for today. I will meet you in the next video. Till that, Allah Hafiz.